नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी। पोखरियाल बुलेटिन की शुरुआत सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, जहां बीबीसी दफ्तरों में सर्वे जारी है। आयकर विभाग की सर्वे जारी है। अभी तक दिल्ली मुंबई के दफ्तरों में सर्वे जारी है। इंटरनेशनल टैक्सेस में गड़बड़ी की आशंका, जिसके बाद सर्वे जारी बताया जा रहा है। सूत्रों से ये खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर कल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तर पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जांच किए जा रहे थे और इस दौरान सभी लोगों के लैपटॉप हो या फिर फोन उन्हें जमा करा लिया गया था। और लगातार देखिए, ये कार्रवाई अभी भी जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। बीबीसी दफ्तर में सर्वे जारी है और माना जा रहा है कि आयकर विभाग के सर्वे अभी भी जारी है। तो लगातार दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में ये सर्वे जारी। बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं। इंटरनेशनल टैक्सेस में गड़बड़ी की आशंका के बाद ये बड़ी कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। तो आयकर विभाग की छापेमारी कल देखने को मिली थी बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में। तो कल बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तरों में इनकम टैक्स विभाग के द्वारा छापेमारी की गई थी। इस दौरान सभी लोगों को, जो दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में काम करते हैं, उनके सभी फोन और लैपटॉप तक रखवा लिए गए थे। इसके साथ ही उनके पासवर्ड तक लिखवाए गए थे और इसके साथ ही सभी को एक कमरे में रखा गया था। और लगातार ये कार्रवाई इनकम टैक्स विभाग के द्वारा, आयकर विभाग के द्वारा किया जा रहा था। और आज भी ये माना जा रहा है कि जो सर्वे है वो लगातार जारी है। इंटरनेशनल टैक्सेस में गड़बड़ी की आशंका, जिसके बाद आयकर विभाग की तरफ से ये कार्रवाई लगातार जारी है। बीबीसी के दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में ये कार्रवाई की जा रही है। इंटरनेशनल टैक्सेस में गड़बड़ी की आशंका, जिस आशंका के बाद आयकर विभाग की टीम दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में पहुंची और इस दौरान सभी लोगों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए गए। सभी कागजों को खंगाला जा रहा है और इसके साथ ही अभी माना जा रहा है कि यह सर्वे आयकर विभाग की तरफ से जारी है। और अधिक जानकारी के साथ पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कल जहां एक तरफ दिल्ली और मुंबई के दफ्तर में तमाम आयकर विभाग की टीम पहुंची हुई थी, छापेमारी जारी थी, और आज माना जा रहा है सूत्रों के हवाले से ये सर्वे जारी है। देखिए, अगर हम बात करें तो बीबीसी के दिल्ली और मुंबई ऑफिस पर जो आयकर विभाग है, इनकम टैक्स है, उसका सर्वे आज भी जारी है। और आईटी विभाग की जो टीम है उसने 2012 से लेकर अब तक के जो खाते हैं बीबीसी के, उसको कहीं न कहीं संभाल रही है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिली है। और बीबीसी ने सभी अपने ब्रॉडकास्ट जो जर्नलिस्ट हैं उनको ऑफिस आने को कहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जिन कर्मचारियों के कंप्यूटर कल नहीं जांचे गए थे, उन्हें भी दफ्तर बुलाया गया है और कंप्यूटर की जांच करने के बाद पत्रकारों को अपने काम के लिए जाने दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से कल से लगातार जो सर्वे है, जो जांच है, वो चल रही है। आयकर विभाग की टीम लगातार बनी हुई है और कई महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो कहीं न कहीं सूत्रों के हवाले से पता है, जानकारी मिली है कि आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। इसके अलावा अभी भी अकाउंट्स और इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं उसको एग्जामिन करने में, एनालिसिस करने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में जो जांच है, जो सर्वे है, वो कहीं ना कहीं अभी भी चल रहा है। दिल्ली की बात करें और इसको लेकर देश में अलग अलग तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आ रही है। हालांकि बीबीसी ने ट्वीट करके साफ तौर पे कहा कि आयकर विभाग की जो टीम है वो दिल्ली मुंबई ऑफिस में मौजूद है और हम उन्हें पूरा सहयोग कर रहे हैं। सर्वे का काम अभी भी जारी है। ऑफिस में काम भी शुरू हो गया है, यानी काम भी चल रहा है और जो सर्वे टीम कर रही है, जो जांच कर रही है, वो भी चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कल से जिस तरीके से बीबीसी के दिल्ली जो कार्यालय है बीबीसी का, वहाँ पे इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे हुए थे और
जिस तरीके से खंगाला जा रहा है डॉक्यूमेंट को, हर उस पहलू पर जांच की जा रही है। करीब 6 घंटे बाद कल की बात करें तो बीबीसी के अधिकारियों को कुछ काम करने की इजाजत जरूर दी गई थी। तो निश्चित रूप से आज भी जो जांच है वो चल रही है। इसके अलावा दिल्ली और मुंबई के जो एडिटोरियल स्टाफ है उनको घर से ऑफिस जाने की परमिशन भी कहीं न कहीं दी गई थी। और चूंकि कई ऐसे गैजेट्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान होते हैं, कंप्यूटर्स होते हैं, जिनकी जांच कहीं न कहीं की जा रही है। उसमें महत्वपूर्ण जो पहलू है, क्या देखने को मिलेगा कि क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तो निश्चित रूप से अभी भी जो जांच है वो चल रही है। हालांकि कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, बीजेपी की ओर से भी तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो भी आई है। बीजेपी के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बीबीसी पर प्रतिबंध लगा दिया था। ऐसे में तमाम तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो लगातार आई हैं। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि जिस तरीके से नई दिल्ली की बात करें या मुंबई की बात करें, बीबीसी के मुख्यालयों पर जिस तरीके से जांच चल रही है, कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर आने वाले दिनों में सामने आ सकती है। ठीक है पीयूष, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। वहीं आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन से होगी पूछताछ। सीबीआई ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ के लिए मांगी इजाजत। सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की। सीबीआई ने याचिका दाखिल कर सत्येंद्र जैन से पूछताछ की मांगी है इजाजत। तो याचिका दाखिल कर सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत मांगी गई है। राउस एवेन्यू कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सीबीआई ने ये याचिका दाखिल की है। तो आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन से ये पूछताछ होगी। पीयूष हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार। पीयूष, आबकारी नीति को लेकर सत्येंद्र जैन से पूछताछ को लेकर सीबीआई ने इजाजत मांगी है। देखिए, अगर हम बात करें तो आबकारी नीति मामले में सीबीआई ने सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत मांगी है और सीबीआई ने दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। और इस याचिका में ये मांग की गई है कि सीबीआई जो है वो सत्येंद्र जैन से पूछताछ करना चाहती है, क्योंकि आबकारी नीति मामले की बात करें तो कई महत्वपूर्ण खुलासे जो हुए हैं वो पिछले कुछ महीनों में हुए हैं। और इसी मामले में जो सत्येंद्र जैन हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, उन पर कई तरीके के जो आरोप हैं वो लगे हुए हैं। और पिछले साल की अगर हम बात करें 30 मई को वो गिरफ्तार किए गए थे और कथित तौर पर कई कंपनियों से के माध्यम से धन शोधन करने का जो आरोप है वो सत्येंद्र जैन पर लगा हुआ है। तो ऐसे में कई महत्वपूर्ण जो सुनवाई है वो भी कोर्ट में चली थी। ऐसे में अब की अगर हम बात करें तो सीबीआई ने निश्चित रूप से आबकारी नीति मामले में सत्येंद्र जैन से पूछताछ की इजाजत मांगी है। और जो दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट है उसमें याचिका दाखिल की गई है। ये सीबीआई चाहती है कि किसी भी तरीके से कोई भी संशय ना रहे, जो भी जानकारी सत्येंद्र जैन की ओर से प्राप्त करनी है या पूछताछ करनी है वो सीबीआई अपने तरीके से पूछताछ करे, क्योंकि कई महत्वपूर्ण जो दस्तावेज है वो पिछली बार सीबीआई के हाथ लगे थे, सूत्रों से जानकारी मिली है। तो निश्चित रूप से कई महत्वपूर्ण जो पूछताछ है वो सीबीआई को करनी है और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं जो इजाजत है वो मांगी गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष इस जानकारी को देने के लिए। वहीं महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे तैयार करने की तैयारी। दिसंबर 2024 में पहले गंगा एक्सप्रेसवे पूरे करने के निर्देश दिए हैं। 12 पदों में पैकेजों के कई निर्माण कंपनियां करेंगी काम। 596 किलोमीटर लंबा होगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। 6 लेन का गंगा एक्सप्रेसवे को 8 लेन तक किया जा सकता है विस्तार। प्रयागराज, रायबरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, अमरोहा, मेरठ को जोड़ेगा ये गंगा एक्सप्रेसवे। तो सीएम योगी ने तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्वक कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारियों को नियमित समीक्षा रिपोर्ट सीएम कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए हैं। बिहार के बक्सर से जोड़ा जा रहा है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। यूपी के जरिए पटना से दिल्ली 8 घंटे में पहुंच सकेंगे बिहारवासी। तो देखिए, महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे को तैयार करने की तैयारी है। जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बिहार के बक्सर से जोड़ा जा रहा है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो यूपी के जरिए पटना से दिल्ली 8 घंटे में पहुंच सकेंगे बिहारवासी। तो महाकुंभ से पहले गंगा एक्सप्रेसवे तैयार करने की
तैयारी में दिसंबर 2024 से पहले गंगा एक्सप्रेसवे पूरे करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही साथ 12 पदों में पैकेजों में कई निर्माण कंपनियां काम करेंगी। 596 किलोमीटर लंबा होगा गंगा एक्सप्रेसवे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। एसके, महाकुंभ से पहले किस तरह से गंगा एक्सप्रेसवे तैयार करने का निर्देश दिया गया है, इसके साथ ही इसके विस्तार में भी कई बदलाव किए गए हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल यूपीडा के अफसरों के साथ समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उत्तर प्रदेश में जितने भी निर्माणाधीन एक्सप्रेसवेज हैं उनको लेकर मुख्यमंत्री ने फीडबैक लिया था, आगे का दिशा निर्देश दिया था। खासतौर पर उसमें जो उत्तर प्रदेश में जो महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जो कि गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन है, उसको लेकर मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है कि महाकुंभ से पहले ही गंगा एक्सप्रेसवे को बनाकर तैयार कर लिया जाए। हालांकि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, रायबरेली, कन्नौज, फर्रुखाबाद, बदायूं, अमरोहा, मेरठ जैसे जिलों को जोड़ेगा और निश्चित तौर पर 596 किलोमीटर लंबा होगा, जिसमें 12 अलग अलग पैकेजों में अलग अलग कंपनियां काम करेंगी, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि दिसंबर 2024 से पहले इस एक्सप्रेसवे को पूरा कर लिया जाए, ताकि महाकुंभ में आने वाले जो वाहन है वो आसानी से इन जिलों से गंतव्य स्थल तक पहुंच सके। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से लगातार निवेश बढ़ा है, ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से ये व्यवस्थाएं की जाएं कि जो भी एक्सप्रेसवेज हैं वो समय के साथ पूरे हो जाएं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया इसकी इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर कानपुर देहात से है, जहां मां बेटी की जिंदा जलकर मौत का मामले में दोनों शव कानपुर के लिए एम्बुलेंस से रवाना। एम्बुलेंस के साथ पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी रवाना हुए हैं। कानपुर के बिठूर में दोनों शवों का किया जाएगा अंतिम संस्कार। तो मां बेटी का जिंदा जलकर जो मौत हुई, उसके बाद मामले में दोनों शव कानपुर के लिए एम्बुलेंस से रवाना हुए हैं। एम्बुलेंस के साथ पुलिस बल के साथ आला अधिकारी भी रवाना हुए हैं। आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। कानपुर के बिठूर में दोनों शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब खबर गाजियाबाद से है, जहां सिलेंडर फटने से बड़ा हादसा। सिलेंडर फटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल। सुबह चाय बनाते समय हुआ हादसा। सिलेंडर फटने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो सिलेंडर फटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। गाजियाबाद का ये पूरा मामला, सुबह चाय बनाते समय यह हादसा हुआ, जहां सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सिलेंडर फटने से पूरे इलाके में सनसनी का माहौल है। दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। चारों गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो गाजियाबाद में सिलेंडर फटने का ये बड़ा हादसा सामने आया है। अब खबर गाजीपुर से, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का दौरा। निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवपाल यादव। लंका मैदान में दोपहर करीब 1:30 बजे पहुंचेंगे शिवपाल यादव। तो बड़ी खबर इस वक्त दे रहे हैं आपको गाजीपुर से। ये खबर है, जहां सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का दौरा गाजीपुर रहने वाला है। निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवपाल यादव। लंका मैदान में दोपहर 1:30 बजे पहुंचेंगे शिवपाल यादव। तो गाजीपुर के दौरे पर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव रहने वाले हैं। निजी कार्यक्रम में शामिल होंगे। अब खबर बरेली से है, जहां पुलिस और गौ तस्करों में मुठभेड़ देखने को मिली है। बड़ी खबर इस वक्त बरेली से दे रही है, जहां पुलिस और गौ तस्करों में ये मुठभेड़। तो गौकशी करने के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी से तमंचा और गौकशी के औजार बरामद हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त बरेली से दे रहे हैं। पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़। पकड़े गए आरोपी पर आधा दर्जन मुकदमे दर्ज बताए जा रहे हैं।
इज्जत नगर के अदलिखिया केसरपुर की घटना है। बरेली से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पुलिस और गौ तस्करों के बीच ये मुठभेड़, गौकशी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इज्जत नगर पुलिस द्वारा रात्रि चेकिंग के दौरान अदलखिया केसरपुर मोड़ पर चेकिंग की जा रही थी। चेकिंग के दौरान ज्ञात हुआ कि अदलखिया केसरपुर मोड़ के दाहिनी तरफ स्थित मैदान पर 2 व्यक्तियों द्वारा एक गाय के बछड़े को काटने का प्रयास किया जा रहा था। जब उनको रोकने का प्रयास किया गया तो दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से हमला किया गया। इनमें से एक व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर भाग निकला। दूसरे व्यक्ति के पुलिस द्वारा आत्मरक्षार्थ फायरिंग में बाएं पैर में गोली लगी है। इस व्यक्ति की पहचान दानिश पुत्र छोटा कुरैशी, ग्राम पड़तापुर चौधरी, थाना इज्जत नगर के रूप में हुई है। इस अभियुक्त को प्राथमिक उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। इस व्यक्ति पर गौकशी 307 एवं एनडीपीएस के आधा दर्जन से अधिक मुकदमे पंजीकृत हैं। इस पूरे प्रकरण में अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थाना इज्जत नगर पुलिस और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, क्या जानकारी मिल पा रही है? गौ तस्करों और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली है। जी, आपको बताते हैं बरेली में बीते कई दिनों से गौकशी के काफी मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसको लेके कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने नाराजगी जताई थी। उसको लेके सब जनपद के आलाधिकारी एक्शन मोड में आए। तब आपको बताते चला बीते दिनों करीब 120 गिरफ्तारियां की गई थी। इसमें 110 गौकशी वालों को 151 चालान किया गया था। वहीं गौकशी के 10 तस्करों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गई थी। उसी तहत आज ये अभियान चलाया जा रहा था। अभियान तहत तकलखिया केसरिया मोड़ के पास में पुलिस की मुठभेड़ होती है, जहां पर गौकशी की जाती है। जब पुलिस ने उनको ललकारा तो उन्होंने जब फायरिंग कर दी पुलिस के ऊपर। जवाई फायरिंग में पुलिस ने गौकशी के आरोपी के पैर में गोली लगने को बताया है। आपको बता दें देर रात घटना है। साथ ही बता दें थाना इज्जत में खेत का पूरा मामला है और जो पकड़ा हुआ जो अभी पकड़ा गया है उस पर पहले से 8 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और ये जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी को देने के लिए। अब खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां प्रवेश पत्र न मिलने पर छात्रों में गुस्सा। छात्रों ने डीएम से मिलकर लगाई मदद की गुहार। डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विद्यालय प्रबंधक की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। हाई स्कूल की छात्रा प्रिया कुमारी के 1 साल के शिक्षण कार्य पर फिरा पानी। पिछले साल भी कई छात्र हुए थे परीक्षा से वंचित। बीएलवाई इंटर कॉलेज अकबरपुर गोहन्ना का ये पूरा मामला है। तो विद्यालय प्रबंधक की बड़ी लापरवाही सामने आई है। हाई स्कूल की छात्रा प्रिया कुमारी के 1 साल के शिक्षण कार्य पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है। पिछले साल भी कई छात्र हुए थे परीक्षा से वंचित। तो बीएलवाई इंटर कॉलेज अकबरपुर गोहन्ना का ये पूरा मामला है, जहां प्रवेश पत्र न मिलने पर छात्रों में गुस्सा देखने को मिला है। तो छात्रों ने डीएम से मिलकर मदद की गुहार भी लगाई है। तो डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विद्यालय प्रबंधक की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। किस तरह से छात्रों को अभी भी एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिससे परीक्षा कल से शुरू होने वाली है, लेकिन इसके बावजूद अभी तक एडमिट कार्ड उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। तो छात्रों ने डीएम से गुहार लगाई कि इस पूरे मामले को लेकर उनकी मदद की जाए, कार्रवाई की जाए। तो डीएम ने जिला विद्यालय निरीक्षक से कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।
दिल्ली में एक बार फिर चाकूबाजी कहासुनी के चलते युवक की हत्या, पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस पर लापरवाही का लगा आरोप। दिल्ली के नांगलोई इलाके की ये पूरी घटना है, जहां पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। तो आरोपी की तलाश में लगातार पुलिस दबिश दे रही है। तो पुलिस पर लापरवाही का भी आरोप लगाया जा रहा है। दिल्ली के नांगलोई इलाके की ये पूरी घटना है। तो दिल्ली में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना देखने को मिली। कहासुनी के चलते युवक की हत्या की गई और इस हत्या की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। अब खबर रामपुर से है, जहां रामपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खान से संबंधित 2 मामलों की सुनवाई। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले में 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज कराने होंगे अपने बयान। 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खां और ताजीन फातिमा है आरोपी। हेट स्पीच मामले में आजम खां है आरोपी। दोनों मामलों में आरोपित अभियुक्तों को दर्ज कराने होंगे अपने बयान। रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। तो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां से संबंधित दोनों मामलों पर आज सुनवाई होनी है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले में 313 सीआरपीएफ के तहत बयान दर्ज किया जाएगा। वहीं 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम समेत आजम खां आरोपी है। हेट स्पीच मामले में आजम खां है आरोपी। तो आज इस पूरे मामले को लेकर बयान दर्ज किया जाएगा। तो रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई चल रही है। दो जन्म प्रमाण पत्र मामले में अब्दुल्ला आजम दोषी है। इसके साथ ही हेट स्पीच मामले में आजम खां आरोपी है। तो रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां से संबंधित दोनों मामलों में सुनवाई आज है। 2 जन्म प्रमाण पत्र और हेट स्पीच मामले की सुनवाई होगी। इस दौरान बयान दर्ज किया जाएगा। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। आज रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को लेकर सुनवाई होनी है। इस दौरान अब्दुल्ला आजम और आजम खां सुनवाई के दौरान अपना बयान दर्ज करवाएंगे। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता फहीम खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फहीम, आज एमपी एमएलए कोर्ट में आजम खां और अब्दुल्ला आजम को लेकर मामलों पर सुनवाई होनी है और इस दौरान बयान भी दर्ज होगा। जी बिल्कुल, देखिए मैं बता दूं कि अभी 2 दिन पूर्व ही सपा नेता आजम खां को बहुत बड़ा झटका लगा है। अब्दुल्ला आजम और आजम खां को 2-2 साल की सजा से ज्यादा सजा हुई है मुरादाबाद के बाद। तो जिस तरह से यहाँ लगातार गहमा गहमी बढ़ गई है, उसके बाद आज आजम खां की हेट स्पीच से लेकर और 2 जन्म प्रमाण पत्र तक के मामलों में पेशी है और पूरा परिवार आज यहाँ होगा, जिसमें डॉक्टर तंजीम फातिमा, उनकी पूर्व विधायक पत्नी और उनके विधायक बेटे अब्दुल्ला आजम उसमें आरोपी हैं। तो आज जो 313 के बयान हैं वो दर्ज होंगे, तो इसमें मुश्किलें उनके लिए और बढ़ेंगी, क्योंकि 313 के बयान दर्ज होने के बाद उसके बाद में सीधा जो जजमेंट की तरफ जाएगी फाइल, और जैसे ही जजमेंट की तरफ जाएगी तो इनको एक और झटका लगेगा। तो ये 2 मामलों में आज इनकी सुनवाई है। और क्योंकि 10 बजे का अदालत का टाइम था आने का,
तो अभी फिलहाल लगता है कि अभी ये आजम खां का परिवार 1 से 2 घंटे तक पहुंच नहीं पाएगा, लेकिन रामपुर सुनवाई के लिए उन्हें हाजिर होना है और 313 के बयान दर्ज कराने हैं, क्योंकि ये जो है बहुत अहम हो चला था। पिछली वाली जो तारीख थी वो इसलिए भी चेंज हो गई थी क्योंकि एमपी एमएलए कोर्ट के जो जज थे उनका ट्रांसफर हो गया था, जिसकी वजह से सुनवाई आज के लिए रख दी गई थी। तो फिलहाल आज जो है वो उनकी सुनवाई है और सुनवाई में उनके 313 के बयान दर्ज होने हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फहीम इस जानकारी को देने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।